देखो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस में मैंने बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑलरेडी हमने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख लिया था। तो लास्ट में मैंने वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एक जनरल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या बताया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी पॉजिटिव, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, बिकॉज चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। वेरी सिंपल है ना स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? देखिए ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ना। इन द सेम वे जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G m1 m2 by r square, in the same way electrostatic force can be written as K q1 q2 by r square. What is K, what is q1 q2, कैसे करते हैं ये? these things will discuss in when we'll start electrostatic chapter in 12th. okay, बस अभी सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट, और क्या बताया था? इनवर्स स्क्वायर ला। तो बिकॉज नीचे 1/r² है ना, तो एनी क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन 1/r², ऐसा कुछ r के साथ ऐसा रिवर्स हो, रिलेशन हो, कैसा? इनवर्स होना चाहिए r एंड स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड नेक्स्ट बताया था सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल? अच्छा सेंट्रल नहीं बताया तुम लोगों को क्या? ओके, सेंट्रल सुन लो। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशन, इसको नोट करके लिख लेना है ना, ये मिस हो गया शायद, मुझे लगता है। लिखाया था क्या मैंने? हैव वी डिस्कस्ड दिस सेंट्रल फोर्स? कैन यू इवन टेल मी? नो। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल फोर्स? क्या मतलब है इसका? देखो फोर्स अगर सपोज m1 इधर रखा हुआ है, m2 इधर रखा हुआ है, करेक्ट? सोच कर देखो m1 किधर फोर्स लगाएगा? क्या मैं बोलूं m1 m2 ऐसा रखा हुआ है, तो m2 विल अप्लाई फोर्स ऑन m1 लाइक दिस। F12 बताया था, व्हाट इज मीन बाय F12? F12 इज फोर्स ऑन 1/2। नाउ टेल मी, इज इट पॉसिबल कि m2 विल अप्लाई फोर्स ऑन m1 इन दिस डायरेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस, m2 किधर भी फोर्स लगा सकता है। बट इफ gravitation force is central force, it means कि the force applied by m2 on m1 will be along the line joining 2 point masses। तो दोनों को तुम ज्वाइन कर दो, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कॉमन लाइन ज्वाइनिंग दीज टू। ये तो इसी, दिस इज नॉट सेंट्रल लाइन, सेंटर टू सेंटर मैच कराया। तो m1 पे किधर फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स दिस लाइन। तो दिस विल बी द डायरेक्शन F12। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट है? तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है। m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, तो along the line joining 2 point masses, तो this type of force known as central force। in the same way a point charge q1 and suppose, चलो मैं यहां डाल देता हूं, this q2, both are positive, for example both are positive, then q2 will repel q1 in which direction? q2 will apply force on q1 in which direction? तो किधर करेगा? पहले लाइन ज्वाइन करनी है, सिंपल, एक लाइन ज्वाइन कर लो। these are the charges, these are the charges। एक लाइन ज्वाइन करनी है Q1 Q2 को, इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है। अब ये जो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा अलोंग दिस लाइन होगी, अलोंग दिस लाइन, बट बिकॉज Q1 पे फोर्स रिपल्सिव है, तो इसे अपने से दूर करेगा वो, तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। दिस विल बी F12। F12 ये होता है सेंट्रल फोर्स का मतलब। इट्स
very easy, it's very simple thing to identify the direction of force. What you have to do, just connect 2 points, very simple, just connect 2 points with the line. Now the force will be along this line, towards or away, है ना. अट्रैक्टिव हुआ तो इधर खींचेगा, रिपल्सिव हुआ तो दूर. ओके, दिस इज सेंट्रल फोर्स. ठीक है, इसका मतलब होता है सेंट्रल फोर्स. तो हाँ ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी नोट कर लेना, कॉमन प्रॉपर्टी है ना, बोथ आर सेंट्रल फोर्स. नेक्स्ट क्या बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ आर कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी. फोर्सेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई फोर्सेस इन 2 क्लास. one is conservative and conservative force, and second one is non-conservative force. Conservative means something will be conserved because of that force. तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या कंजर्व रहेगा, मैंने बताया था मैकेनिकल एनर्जी. फोर्स का रिलेशन एनर्जी से है, ठीक है ना. अगर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मेरे ऊपर समझो चारों तरफ से फोर्स, तुमने इधर से खींचा, किसी ने इधर से खींचा, चारों तरफ से फोर्स लगाया है ना. बट ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. इफ ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इट मींस कि माय मैकेनिकल एनर्जी, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लग रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी. दैट मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व. हाँ, मैकेनिकल एनर्जी मींस kinetic plus potential. It means कि kinetic will convert into potential or potential will convert into kinetic. They will change, है ना. But sum of kinetic plus potential, that is mechanical energy, will remain constant. तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आइडेंटिफाई करने, कोई पूछे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कोई एग्जांपल बताओ. तो ऑल टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस. रेजिस्टिव नाम ही है रेजिस्ट, क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी कम कर देते हैं उसकी, है ना. तो रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर. एक और कंजर्वेटिव फोर्स पर पूरी फिजिक्स में अपने को 3 कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने हैं. नंबर 1 ग्रेविटेशन, number 2 electrostatic, and number 3 is spring force. Spring force, gravitation force and electricity. 3 ही पढ़ने हैं सिर्फ. हम आर्टिफिशियल, हम कई फोर्सेस कंजर्वेटिव बना सकते हैं, वी कैन मेक, है ना, on our demand. But in nature, yeah, in day to day life, we find 3 types of conservative force: gravitation, electrostatic and spring force. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स. एंड और भी मैंने क्या बताया था, और क्या डिस्कस किया था मैंने, यस, रेंज की बात की थी. रेंज तो मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस एंड यूनिवर्स में भी लगता है. तो दिस इज लॉन्ग फोर्स. बोथ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क इन वेरी शॉर्ट रेंज, इवन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड आल्सो वर्क बिटवीन प्लैनेट्स. ठीक है, तो बहुत बड़ा रेंज है इसका. दूसरा, एक स्पेशल क्वालिटी बताई थी ग्रेविटेशन की. ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. जो 4 फोर्सेस नेचर ने प्रोवाइड किए हमें, उनमें सबसे क्या है, छोटा, है ना. वीक, नॉट छोटा, इट इज वीक, है ना, वीकेस्ट. आगे देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. ठीक है, तो ग्रेविटेशन. और क्या बताया था मैंने, और क्या बताया था, दिस, यस, पार्टिकल मीडिएटेड. तो मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दे आर मीडिएटेड बाय सम अनसीन पार्टिकल्स, है ना, सम अनसीन थिंग. देखो, इट्स अ वेरी वेरी एडवेंचरस एंड वेरी लाइक गुड थिंग टू नो दैट कि there are so many things that we cannot see but they exist, है ना. कुछ चीजें होती है जो हम देख नहीं सकते बट होती हैं. इन द सेम वे साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि अगर अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड दिस सोलर सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो सोलर सिस्टम भी नहीं होता. तो उसमें उसका कहना है कि अर्थ एंड सन के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर, दैट इज अनदर थिंग. तो क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन्स बोलते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इन द सेम वे, forces between charges, force between charges is mediated by another particle, that is photon. Yes, good. तो यहां तक हमने बातें की थी, तो हो गई. अब आगे मैं चलता हूं, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो मैं देखो न्यूक्लियर फोर्स मैं एक साथ डिस्कस करूंगा.
सेंट्रल फोर्स से कंफ्यूज नहीं होना है. सेंट्रल फोर्स मींस द फोर्स दैट वर्क अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स. ओके, दिस टाइप ऑफ फोर्स नोन एज सेंट्रल फोर्स. देखो, तो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स, तो इसके नाम में जैसा लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स, तो जस्ट रिमेंबर, कभी कोई पूछे इज इट पॉसिबल दैट न्यूक्लियर फोर्स वर्क बिटवीन मी एंड यू, है ना? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज as it is clearly mentioned in its name that it is nuclear force. It means कि this type of force, so these forces exist only inside nucleus, not even inside atom. इनसाइड एटम में भी न्यूक्लियस से बाहर चले जाओगे ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. समझ में आ रही बात? दीज फोर्स एग्जिस्ट ओनली इनसाइड न्यूक्लियस. ओके, तो फर्दर वी कैन डिवाइड, दो टाइप के फोर्स मिले. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दिस इज in sequence, this is third number and this is fourth number. Strong weak nuclear force, weak nuclear force. इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, F strong nuclear SN and F weak nuclear WN. ठीक है, just method to represent. okay, strong nuclear force and weak nuclear force. Now listen, सिर्फ पहली लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में मिलते हैं. एक कहानी है, देखो, एक यू कैन अप्रिशिएट, जैसे पूछ सकते हो सर एटम को तो देखा नहीं आज तक, ये कैसे पता है कि ये फोर्स होता है? इवन वी डोंट फाइंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इन डे टू डे लाइफ. हमें कैसे पता कि ये फोर्स होता है जब हम वहां पे गए नहीं है? तो देखो ये देखो, मैंने बताया ना, साइंस में हर चीज लॉजिक से चलती है. कोई जरूरी नहीं है, जिससे लोग कहते हैं ना देखा कहां या नहीं देखा, बट वी हैव लॉजिक ना. अगर लॉजिकली हमें वो चीज समझ में आती है कि नहीं, इज समथिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस थिंग. सपोज कि मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं बिना किसी के पुश किए नहीं गिरूंगा, फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज 100% ट्रू कि मैं कोई अगर पुश ना करे मेरे को, कोई मैं ऐसे खड़ा हूं, सपोज मेरे ऊपर कोई फोर्स ना लगे, देन आई विल नॉट फॉल. आई हैव फर्म बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. और सपोज सम डे मैं गिर गया, तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ओ देयर इज सम फोर्स, देयर इज सम फोर्स, देयर मस्ट बी सम फोर्स. तो बोलोगे कहां देखा? तो मैं मेरा आंसर क्या होगा? यस, मैंने नहीं देखा, बट दिस इज 100% श्योर दैट if I will fall, there must be some force and I fall. तो इसका मतलब कोई फोर्स होगा. इन द सेम वे देखो, अब तुम जस्ट लिसन, अगर एक एटम की बात करते हैं, एक न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना? दिस इज, है ना, ऐसे. नाउ मुझे बताओ, अगर प्रोटॉन है, there is proton inside the nucleus, and proton, एक प्रोटॉन तो होता नहीं, number of proton, तो proton 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 proton. तो now, and we know by experiment that proton is positive charge and we know electrostatic force very well. तो सोच कर देखे न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन. तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा ना, तो रिपल्शन लगेगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे या फिर पास आएंगे? ऑब्वियसली धक्का देंगे. तो हाउ इट इज पॉसिबल यार? फिर ये तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. अगर नेचर में न्यूक्लियस बना और अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ है, एंड ये पक्की बात है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट इज ऑल्सो श्योर दैट कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं. तो व्हाट, हाउ दिस न्यूक्लियस इज स्टेबल? क्यों स्टेबल है? कैन एनीवन टेल मी? कोई मुझे बता सकता है कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है? एक्सक्यूज मी सर. यस, कौन बता रहा है? सर दिस इज करण. फर्स्ट टेल योर नेम. सर दिस इज करण. ओके, यस करण, बोलो.
Sir, here the strong nuclear force helps to bind the protons and the neutrons, thus Okay. making the nucleus stable. Yes, you know the result actually. तुमने कंक्लूजन पता किया, देखो करण ने जो बोला एक्चुअली दैट इज फाइनल रिजल्ट। लेकिन सोच कर देखो, न्यूक्लियर फोर्स जैसे मैंने बताया कि कैसे पता न्यूक्लियर फोर्स चला, तो लॉजिक समझो, वी आर साइंटिस्ट, हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमने हमारे सामने क्वेश्चन आया, यार प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करेंगे, बट फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है, कैसे स्टेबल है? तो तुम एक आंसर में मुझे ऐसा आ सकता था, सपोज स्टार्ट हुआ होगा स्क्रैच से, कैसे होगा? तो लोग बोलेंगे ओके देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बट प्रोटॉन हैज मास, प्रोटॉन के पास मास भी है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बोला होगा, लॉजिक लॉजिक पे चल रहा है सब कुछ ना। लेकिन तो कुछ लोगों ने एग्री किया, हाँ हाँ यार यार हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स ने बैलेंस किया। बट बाद में कैलकुलेशन हुआ, प्रोटॉन का मास हमें पता चल चुका था, डिस्कवरीज हो चुकी थी, प्रोटॉन का चार्ज अपने को पता था, तो फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन कैलकुलेट किया गया। तो व्हाट दे फाइंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस रिपल्सन फोर्स, और हमने ऑलरेडी रिजल्ट देख लिया है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसका मतलब दोनों के बीच में अभी भी रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन तो है बट रिपल्शन इज मोर, तो अभी भी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती इसकी। अब सुनो, यहीं पे लॉजिक आता है, सुनो, यू कैन अप्रिशिएट कि छोटी छोटी कैसे चीजें इवॉल्व होती हैं, कैसे स्टैब्लिश होती हैं, और वो फर्मली स्टैब्लिश होती हैं। ये डिस्कशन हमारे तुम्हारे बीच में चल रहा था। अब क्या किया जाए यार? तुम्हारे सामने एक फैक्ट था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, it is 100% truth that nucleus is stable, न्यूक्लियस स्टेबल है, न्यूक्लियर तो अनस्टेबल है नहीं, न्यूक्लियस स्टेबल है फिलहाल। यहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात छोड़ दो, डोंट फॉरगेट अबाउट रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद में बात करेंगे, बट इन नेचर न्यूक्लियस इज स्टेबल। इसका मतलब पक्की बात है, देयर मस्ट बी अ फोर्स दैट शुड बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो बस इसका मतलब लोगों को ये लॉजिकली डिड्यूस किया कि वहां पे एक फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा, एंड दैट कैनॉट बी ग्रेविटेशन फोर्स बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज वीक। तो लोगों ने एक नई फोर्स को क्रिएट किया बिकॉज द सिचुएशन हैज फोर्स्ड देम टू क्रिएट अ न्यू, टू इमेजिन अ न्यू फोर्स। समझ में आ रही बात? तो यहां से लोगों को पता चला यहां पे कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको बैलेंस करे, तो यहां से समझ में आया। तो कैसे बोल सकते हैं? टू मेक या टू इंश्योर और वेरीफाई या जस्टिफाई, to justify stability of nucleus, scientists created a new kind of force. What was that? Strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिचुएशन ने इसको पैदा किया, वी डोंट नो कि है भी कि नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन आज के डेट में लॉजिक यही बोलता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए, दैट्स इट। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हुआ। अब हम इसकी प्रॉपर्टी कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी स्टडी की गई। नंबर 1, पहली बात, एक एक चीज देखो, इट ओनली एग्जिस्ट, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी, इट ओनली एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। सेकंड, बताओ अच्छा लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है? ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज है, क्योंकि ये यार इसकी लिमिटेशन है, न्यूक्लियस के बीच में ही काम करता है, न्यूक्लियस से बाहर तो इसकी रेंज ही नहीं है, औकात ही नहीं है इसकी, तो हम बोल सकते हैं इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स कितना रेंज होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली रेंज? देखो एग्जैक्ट साइज तो किसी को नहीं पता, बट इन व्हाट रेंज, व्हाट इज द एटॉमिक साइज, एटम की साइज किस रेंज में होती है? कोई बता सकता है? साइज ऑफ एटम नहीं पता? ओके, देखो एटम जो होता है, एटम की साइज नहीं, 10⁻⁵ नो, एटम की जो साइज होती है, एटम थोड़ा बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, तो जो एटम की साइज होती है वो एंगस्ट्रॉम्स में होती है। वो हम यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, बट समझो
साइज मैं लिख दे रहा हूं, साइज ऑफ एटम। रेंज, मैं रेंज लिख रहा हूं, वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट साइज क्योंकि इट्स ऑलरेडी मतलब डिस्प्यूटेड पार्ट है, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर, 10 to the power minus 10 मीटर, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और फ्यू एंगस्ट्रॉम, फ्यू मतलब कोई जरूरी नहीं है 2 into 10 to the minus 10 मीटर भी हो सकता है, तो 10 to the minus 10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम, तो इसको ए नॉट ऐसे लिखते हैं, फ्यू एंगस्ट्रॉम। ओके, ये हुई एटम की साइज। नाउ व्हाट अबाउट न्यूक्लियस साइज? व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? किस रेंज में होती है? रेंज, इट इज नॉट इक्वल, है ना, अप्रोक्सीमेट। ऐसे जब थोड़ी वेवी बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, दैट इज इक्वल साइन, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट। यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियस साइज? अभी बताया था तुम लोगों ने, एक्चुअली वही न्यूक्लियस साइज ही तुमने बताई थी, 10 to the power minus 14। देखो, न्यूक्लियस की साइज इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर अप्रोक्सीमेट, एंड 10 to the power minus 15 को फर्मी बोलते हैं ना, फर्मी। फ्यू होता है एक्चुअली, तो इसको बोल सकते हैं फ्यू फर्मी। डोंट वरी, फर्मी, वी विल डिस्कस ऑल वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स इन डिटेल। आई कैन नॉट हियर, और किसको सुनाई नहीं दे रहा है योर वॉइस? हाँ, यस, जिसको प्रॉब्लम आती हो कनेक्टिविटी में ना, यू कैन रिकनेक्ट, ओके, वहां से मिट, हाँ, तो वहां से कर सकते हो, ठीक, कोई इश्यू नहीं है, दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हो। यस, फ्यू फर्मी, तो ये मैंने जस्ट एक तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। अब सुनो, तो लॉजिकली बता सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क इनसाइड न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसका रेंज भी वही होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस की साइज होगी, इसके लिए रेंज क्या होती है? फ्यू फर्मी, फ्यू फर्मी। बड़ी पता है ये सर, सो दिस फोर्स also can be rejected after, yes, यश जैन is asking, क्या सर ये थ्योरी is rejected? बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू, साइंस में कुछ भी कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। साइंस पीपल कैन नेवर बी ऑर्थोडॉक्स। जिसको साइंस आती है ना, जिसको साइंस का, वो हमेशा ओपन माइंड होता है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसको पता है कि नथिंग इज 100% वी कैन नॉट। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था ना, कि इवन तुम मेरी हाइट मेजर नहीं कर सकते हो, एंड आई कैन प्रूव इट, कि तुम मेरी हाइट मेजर नहीं कर सकते हो, है ना, समझ में आ रही बात? तो यहां से साइंस स्टार्ट होती है, कि जब सबको पता है कि यार हम सही नहीं, हो सकता है कि एक ऐसे डिस्कवरी, एक ऐसा कोई ऐसा एक इन्वेंशन, कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे कि अपनी थियरी फेल हो जाए। पता है, लॉ कैन बी वेरीफाइड, कैन बी डिसरिगार्ड, है ना, उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ओके, यू शुड नॉट डाउट इट कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें बिलीव करना है, ठीक है। इन द सेम वे फॉर सेंचुरीज यार, लोगों ने सोच कर देखो, आज मैं तुमसे बोलूं कि सन, अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड सन रिवॉल्व, और ऑल सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड अर्थ। कितना मतलब फुलिश बात है ना, लेकिन सोचो लोगों ने सेंचुरीज तक इस बात पे बिलीव किया, पूरी दुनिया 200-300-400 सालों तक ये मानती रही कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, तो समझ सकते हो। तो इसीलिए अपने को जो आज हमें पता है, इट डजंट मीन कि हमें जो पता है वो सही है। हो सकता है 400 सालों बाद लोग हम पे हंसे, यार ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो सोचते थे एप्पल नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन आज के डेट में अपने को यही मानना है, ठीक है। फ्यू फॉर मी, देखो थोड़ी सी इसकी इंटरेस्टिंग फीचर मैं बताऊं तुम्हें, जो शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, अब क्वेश्चन एक पूछता हूं मैं तुमसे, लॉजिकली सोच के बताओ, लॉजिक बताना, कि शॉर्ट रेंज फोर्स, जैसे देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज, नो नो नो, नॉट ऑलवेज यार, ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। नाउ टेल मी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फॉरगेट अबाउट वीक, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस टाइप का नेचर है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, और पता नहीं, कैन यू टेल मी? लॉजिक से बोलना है, इंस्टिंक्ट पे नहीं बोलना है, लॉजिक बताओ। अट्रैक्टिव हेलो होना सर। चाहिए, रिपल्सिव होना चाहिए?
अट्रैक्टिव सर। अट्रैक्टिव, गुड। आदित्य, देखो अट्रैक्टिव ही होना चाहिए यार, क्योंकि हमने इसको पैदा इसीलिए किया है। हमने पैदा क्यों किया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को? क्योंकि इस न्यूक्लियस को स्टेबल करना था, जस्टिफाई करना था उस रीजन को। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस किया। तो देखो मैं इसको अगर मैं बनाना चाहूं ना तो मैं ऐसे बना सकता हूं। समझो एक प्रोटॉन है, ध्यान से देखना, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन बैठे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब मैं इसको इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं वो मेरे को बताना है। रिपल्सिव नहीं, रिपल्सिव नहीं, ओम महाज नहीं, ओम रिपल्सिव कैसे? लॉजिक क्या बोलता है सोच कर देखो। प्रोटॉन प्रोटॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस प्रोटॉन को देखो, ये प्रोटॉन इसको रिपल कर रहा है कि नहीं? इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? इधर दूर करेगा तो मैं एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव लगा। और कौन सा फोर्स लगा है इसके ऊपर बताओ? इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किधर अट्रैक्टिव होता है तो इधर लगेगा। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको एफ जी कर देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो, ये प्रोटॉन बैलेंस है, भागा तो नहीं ना न्यूक्लियस से बाहर, ये रुका हुआ है। इट मींस कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इसके ऊपर। लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट लॉजिक क्या बोलता है कि प्रोटॉन के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दूर चला जाएगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यही तो आएगा, इसको हमने पैदा बैलेंस करने के लिए किया ना। इट मींस कि डायरेक्शन ऑफ दिस दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। दिस F strong nuclear force, अब ये बैलेंस हो जाएगा। नाउ वी कैन से इफ nucleus is stable then electrostatic force is balanced by gravitational force plus strong nuclear force। ये होगा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है लॉजिक से। बट इंटरेस्टिंग कहानी देखो इसकी, ये बड़ा अजीब बिहेवियर शो करता है। क्या है इसका बिहेवियर देखो, शॉर्ट रेंज फोर्स फ्यू फर्मी, और सेकंड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं ये इसी का है, कंटिन्यू चला। वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स मिलेंगे तुम्हें। एक स्टेटमेंट क्या मिलेगा कि अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट टाइप ऑफ, अगर ऑप्शन आ जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज, ऑप्शन हो अट्रैक्टिव, दूसरा रिपल्सिव, तो कौन सा ऑप्शन मानना है? अट्रैक्टिव। समझ में आ रही बात? अट्रैक्टिव ही करना है, लेकिन ये रिपल्सिव भी होता है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is basically attractive in nature, but क्या बट लगा इसका? it become highly repulsive when distance become, मैं मैथ्स में सिंबल समझते हो, चलो अच्छा ठीक है लिख देता हूं मैं, become less than, एक डेटा दिया है 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी means if distance is less than 0.8 फर्मी, 1 फर्मी means 10 to the power minus 15। अगर ये हो गया प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो अगर ये डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो गई, मतलब दो प्रोटॉन दूर दूर थे, पास आ गए किसी तरीके से, समहाउ वो पास आ गए और उनके बीच के डिस्टेंस इतनी हो गई, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव था वो धक्का दे देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव बन जाता है वो। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है, इसीलिए डुअल बिहेवियर शो करता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो और हाँ खत्म कब हो जाता है? एंड दूसरी चीज देख लो, इफ r इज ग्रेटर देन 10 फर्मी, 10 फर्मी से ज्यादा हो गया ना, 10 फर्मी ज्यादा, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है, टेंस टू जीरो बोलते हैं, बट लिख लो जीरो। स्ट्रॉन्ग इफ r इज ग्रेटर, ये समझते हो ना सिंबल, लेस देन तो इधर है ना,
ग्रेटर देन इधर, ठीक है, जिधर ओपन होता है वो बड़ा होता है ना, जिसके तरह ओपन है वो बड़ा होगा। r इज ग्रेटर देन 10 फॉर मी, इस तरह हो गया तो r इज लेस देन 0.8 फॉर मी। क्लियर, ये हो गया। और सुनो, ये तो प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, बेस्ट पार्ट, ये किसके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है ना, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फर्क नहीं पड़ता कितना चार्ज है, और चार्ज है या नहीं है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट मींस कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ओनली वर्क बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बट इट आल्सो वर्क बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इसीलिए पेयर बना देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये याद रखना, ठीक है। Strong nuclear force is independent of charge and it works between proton proton। तीनों को बांध के रखा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी पकड़ के रखा हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी पकड़ के रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी पकड़ के रखा हुआ है। समझ में आ रही बात? ये हो गया। अच्छा, एक और बात बता दो मुझे, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सुनो ध्यान से देखना, देखते हैं कौन बता पाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम डिस्टेंस पे रखा, इमेजिन करो 2 प्रोटॉन लिया और 2 न्यूट्रॉन लिया, मैंने दोनों प्रोटॉन को और दोनों न्यूट्रॉन को सेम डिस्टेंस पे रखा। नाउ टेल मी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इन विच पेयर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मोर? प्रोटॉन प्रोटॉन में ज्यादा होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में? सेम, एक ने बोला सेम, ठीक है, और किसी ने बोला ओमकार न्यूट्रॉन, यश सेम, प्रीतेश जय कुमार सेम, प्रोटॉन प्रोटॉन किसने बोला? आदित्य, प्रोटॉन प्रोटॉन, वेदिका सेम, ठीक है, काफी मिक्स्ड आंसर है। सुनो आप, सुनो लॉजिक फॉरगेट, देखो यश पाटिल प्रोटॉन, सुनो देखो, काफी लोगों ने इसको देखा जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट वहां होता है जहां हमारे बुक्स फिनिश होती है, क्योंकि उसके बाद अपनों को इंफॉर्मेशन नहीं लॉजिक यूज करना है। क्या लिखा है मैंने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, फर्क नहीं पड़ता, और मास पे भी डिपेंड नहीं करता, इसका कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है, सर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एक जैसे हैं, बिल्कुल। बट अब इधर आओ, इस लॉजिक पे सोच कर देखो, क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिपल करते हैं क्या? नहीं। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिपेल करते हैं, बट प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं। तो सोच कर देखो, यहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बैलेंसिंग अ रिपल्सिव फोर्स, और यहां पे उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो सोच कर देखो कहां स्ट्रॉन्ग होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन, गेटिंग माई पॉइंट? प्रोटॉन प्रोटॉन अलग होना चाहते हैं, सोच कर देखो, जो 2 लोग अलग होना चाहते हैं उनके बीच में तीसरे को आके बांध के रखना पड़ेगा ना, ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जो लोग न्यूट्रल हैं, 2 लोग चुपचाप बैठे हुए, तो उनको जोड़ के रखने की जरूरत है क्या? फोर्स तो है, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स, बट दैट फोर्स नीड नॉट टू बी सो स्ट्रांग। तो इसीलिए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये भी पूछ लेते हैं, strong nuclear force between proton proton is more than between neutron neutron। और what about proton neutron? कोई बता सकता है what about proton neutron? उसको कहां रखे? ज्यादा तो होगा प्रोटॉन प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन में कम होगा, बीच में रखें, बीच में रखें नहीं, ये इक्वल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। लॉजिक सेम चीज, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स है क्या? रिपल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे बीच में काम करता है? बिटवीन चार्जेस। प्रोटॉन के ऊपर कितना भी चार्ज डाल दो, क्या न्यूट्रॉन को रिपेल करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। वो ऐसा न्यूट्रॉन के लिए तो वो न्यूट्रल जैसा है प्रोटॉन भी, तो इसीलिए यहाँ पे वही होता है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के। तो बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, माइक ऑफ करो, किसी का ऑन है माइक ऑफ करो,
between proton neutron and between neutron neutron strong nuclear force are same but proton proton ज्यादा. ठीक है, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं इसमें, कुछ इश्यूज कुछ प्रॉब्लम हो सकते हो. बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सब. ठीक है, अपने को सिर्फ इसका बिहेवियर चेक करना है, बट काफी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. कोई डाउट नहीं है. ओके गुड. नंबर 4 प्रॉपर्टी. यस, याद है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन कैसे फोर्स थे? सेंट्रल फोर्स थे. मतलब चार्ज द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स उधर लगेंगे. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, है ना. यू कैन नॉट से कि एक प्रोटॉन रखा है तो उधर ही लगेगा, ऐसा नहीं होता. इवन इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन. अब तुम बोलोगे ये क्या होता है, तुम्हें पता होगा स्पिन, है ना, कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं ना. जितने तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस में, तो वो घूमते रहते हैं इन द सेम वे. अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन, उसके बीच में क्या हो जाता है? ज्यादा होता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फिर बढ़ जाता है. अगर अपोजिट होते हैं तो कम होता है. टेंशन नहीं लो. ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है. लास्ट कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं कौन? ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. और ये क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव. इट इज नॉन कंजर्वेटिव. ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. ये दोनों के लिए कॉमन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों के लिए. ठीक है, आगे खुद से लिख लेना. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सुनो, एक और चीज है. देखो ये जो हुआ ना, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. द मेंबर्स inside nucleus is known as nucleons. And also remember, not only neutron proton inside nucleus, there are thousands other elementary particles जो अंदर रहते हैं. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एक फंडामेंटल पार्टिकल. प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं ना. क्वार्क्स, कि प्रोटॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्वार्क्स बोलते हैं. ऐसा डोंट नो, बट ऐसा है. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है. बट अपने काम की कौन सी है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें भी सिर्फ प्रोटॉन. तो इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. तो इस मींस न्यूक्लियॉन्स, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेंबर्स इनसाइड न्यूक्लियस. एंड फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कंबाइनली वी कॉल न्यूक्लियॉन्स. तो बस इतनी होगी बातें. ओके, किसी को डाउट है? स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं. यस, विच अदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में बहुत सारे होते हैं यार. लैप्टॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं. देयर आर सो मेनी पार्टिकल. अब मैं सबका नाम नहीं बता सकता तुम्हें, है ना, क्योंकि दैट इज बहुत सारे, 1000 डिस्कवरी होती रहती है. पॉजिट्रॉन्स, यस, पॉजिट्रॉन्स तो बाहर निकल जाता है एक्चुअली, न्यूक्लियस में नहीं रहता. वो न्यूक्लियस में जनरेट पैदा होता है. मेसॉन्स, यस गुड, मेसॉन्स भी है. लेप्टॉन्स है. बहुत, देयर आर सो मेनी पार्टिकल. वो याद करने की चक्कर में पड़ना. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने मेमोरी को कम से कम यूज करना. कुछ भूल जाए ना, टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्सेप्ट हिलना नहीं चाहिए, है ना. अगर मैं कुछ पार्टिकल का नाम भूल जाता हूँ, दैट इज नॉट अ बिग मिस्टेक, है ना. मैं बोल रहा हूँ ना, इंफॉर्मेशन हमारे हमारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा जज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास गूगल है ना. यस आदित्य, एनी डाउट? यू रेज द हैंड. ओके ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स को खुद से लिख लो तुम लोग. देखो, अच्छा सिर्फ मैं बताता हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है. सुनो, बड़ा बहुत एक्चुअली वीक तो है, वो नाम तो दे दिया वीक, लेकिन देखा जाए तो काफी यूजफुल है हमारे लिए, है ना. प्रैक्टिकल यूज बहुत है उसका. क्या है देखो, सुनो. number 4 is weak nuclear force.
तो प्रॉपर्टीज इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यस नाम ही है इसका, याद रख लो। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर ग्रेविटी, यार ये भी प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, समझा। एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो हाँ, भी मैं उसको अरेंज करूंगा, है ना, लास्ट में जब चारों बता दूंगा, then I will arrange all the forces in increasing and decreasing order, okay। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर से, दिस इज न्यूक्लियस, वी गेट सम पार्टिकल्स, है ना, सम पार्टिकल्स रेडिएशंस के फॉर्म में, कि अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। देयर आर सो मेनी एटम्स दैट शोज दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो एटम में के बाहर तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो कुछ नहीं करता। तो लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम के अंदर से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जैसे रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो दैट रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस से कुछ कुछ निकलते रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो बाद में इसको जस्टिफाई किया गया, कैसे होता है, कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड न्यूक्लियर कॉन्स्टेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो कुछ किस, ऐसा नहीं है कि सारे एटम्स निकालते, सारे न्यूक्लियस से निकलता, नहीं, कुछ न्यूक्लियस ऐसा निकलता है। तो दिस इज नोन एज अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट या रेडिएट, एमिट many particles and radiations, radiation, okay। ये सब हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पार्ट को। बट ऐसे समझो, नॉर्मल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ स्टेबल एलिमेंट, तो इसका इस न्यूक्लियस स्टेबल है। हाइड्रोजन को तुम अभी देखो, 1000 ईयर बाद देखोगे, वो हाइड्रोजन का एटम वैसे ही पड़ा रहेगा। बट सपोज यूरेनियम, यूरेनियम भी एक एलिमेंट है नेचर में, बट दैट यूरेनियम इज अनस्टेबल, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है। इन दिस प्रोसेस टू अटेन स्टेबिलिटी फ्रॉम अनस्टेबिलिटी स्टेट, वो क्या करते हैं, कुछ एमिट, कुछ निकालते हैं, समझ में नहीं, कुछ रेडिएशंस या फिर कुछ पार्टिकल्स निकालते हैं। ये प्रूवन है, तो इसको जस्टिफाई किया गया, जैसे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई किया गया, दैट्स इन द सेम वे scientists justified instability of the nucleus, why nucleus become unstable। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए कौन निकला, क्यों अनस्टेबल हुआ, तो उसका एक नया फोर्स बनाया गया, यस। तो बीटा डीके, गामा डीके, वो सारे होते हैं, मैं वो नाम नहीं देना चाहता, वो समझो रेडिएशंस और पार्टिकल्स निकलते हैं, दैट्स इट। नाउ unstable nucleus, तो why nucleus become unstable, what type of force, which force is responsible to make nucleus unstable, तो उसको क्या बोला, weak nuclear force। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो ऐसा बोलते हैं उसके अंदर के न्यूक्लियॉन्स अनस्टेबल हो जाते हैं। तो समझो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन लिया, वो अनस्टेबल हो गया, ये न्यूट्रॉन अनस्टेबल हो गया, तो इसके अंदर तुम ऐसे इमेजिन करो, जैसे बॉम्ब होता है, तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बॉम्ब ऐसे रखा होता है, जब ब्लास्ट होता है तो ढेर सारे पार्टिकल्स और एनर्जी बाहर निकलती है ना। तो क्यों ब्लास्ट हुआ बॉम्ब, क्योंकि बॉम्ब के अंदर इग्निशन हुआ, कोई फोर्स जनरेट हुआ, इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है। इन द सेम वे न्यूट्रॉन इज लाइक बॉम्ब, इसके अंदर वो वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, इनसाइड न्यूक्लियॉन्स जनरेट होता है, यही डिफरेंस है। तो इसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स ये अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होकर ये कुछ बनाता है। फॉर एग्जांपल क्या बनाता है, ये बीटा पार्टिकल बोलते हैं, या इसको तुम ऐसे अभी फिलहाल समझो, बीटा माइनस है, इलेक्ट्रॉन समझ लो, इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक प्रोटॉन बनाता है, और साथ में न्यूट्रिनो, समझ में आ रही, एक अलग पार्टिकल, इसको नाम देते हैं न्यूट्रिनो। पता है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, फॉरगेट, छोड़ दो ये सब चीजें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि घर मैंने बता दिया तो घर पे जाके याद करना है, नहीं, मैं रिमेम्बरिंग का काम कभी नहीं देता, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। याद हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स कराऊंगा तुम्हें 12th में, तो डिटेल में जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो पॉइंट इज दैट कि बिकॉज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स दिस न्यूट्रॉन बिकम अनस्टेबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स
पार्टिकल्स एंड दिस इज एनर्जी. न्यूट्रॉन इज नॉट पार्टिकल, ठीक है, फॉरगेट. एनर्जी की तरह, इसको फोटोन की तरह लेते हैं ना, और साथ में कुछ गैमा वामा भी निकल जाता है, गैमा निकलता है, ठीक है, कि मास वगैरह उसका आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है. ओके, तो इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं ऐसे, बीटा पार्टिकल. बीटा में भी दो होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस. ये बीटा माइनस वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टाइप. कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ये काम करता है. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स अगेन? तो ये सबसे अलग बात कि ये इसकी रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम होती है. इट्स रेंज इज स्मॉलर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो कितनी होती है? तो रेंज इज लेस, मतलब या इन द रेंज ऑफ 10⁻16 मीटर. इसमें जाती है, देख लो, 10⁻15 बड़ा है, 10⁻16. ऑब्वियसली 10⁻15 बड़ा है, ये 10 टाइम्स छोटा है. तो रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज इन द रेंज 10⁻60. क्लियर है? नंबर 2, नॉन सेंट्रल. बाकी सारी चीजें लिख, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव, एंड क्या लिख सकते हो इसमें? हाँ, इट ऐसा ही बोलते, इट फाउंड बिटवीन leptons and other elementary particles. लैपटॉन बताया ना, लैपटॉन ये सब और छोटे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी अलग होते हैं, ठीक है, क्लियर? तो ऐसा होता है. ये इन विद इन द न्यूक्लियॉन्स भी मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, तो उन जिनसे मिलकर बना उसके अंदर लगते हैं. मतलब समझो ना, बॉम्ब की तरह अंदर लग रहे हैं किसी चीज के बीच में, उसको ब्लास्ट करेंगे, ठीक है. बाकी सारी चीजें कॉमन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है. हाँ, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के देखो. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट. उसके बाद कौन आता है? और सबसे वीक कौन होता है? ग्रेविटेशन. तो इधर स्ट्रॉन्गेस्ट, उधर ग्रेविटेशन. अब क्वेश्चन इज दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? कौन होना चाहिए? लॉजिक बताओ. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? अच्छा छोड़ो, कौन ज्यादा वीक होगा? वीक न्यूक्लियर. अरे नाम ही है उसका. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बाद कौन आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उससे कमजोर वीक न्यूक्लियर फोर्स. सबसे कमजोर कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन ग्रेविटेशन. याद करना है तुम्हें. जैसे वीक, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट याद रखना. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स में कंफ्यूजन होता है, तो जो वीक है वही उसका नाम लिखा गया है. ये वीक है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक रखना है इसको. दैट्स इट. ओके. एंड इन टर्म्स ऑफ रेंज, रेंज बताओ. अगर मैं रेंज की बात करूं, फोर्थ रेंज या ऑर्डर ऑफ रेंज, सबसे ज्यादा किसका रेंज होता है? किसका होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है. ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसका ज्यादा रेंज होता है? क्या लगता है, क्या करना चाहिए मेरे को? सेम होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन. अरे दोनों सेम ही चीज है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इक्वल नहीं साइन लगा. दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज रेंज यार. कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना. रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू रेंज ऑफ ग्रेविटेशन. उसके बाद कौन आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर. और सबसे कम रेंज कितनी है? वीक न्यूक्लियर की. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, ये अलग है वो अलग है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेंज. ये आर का रेंज है, कहां कहां पे अप्लाई होता है, और ये इनके मैग्नीट्यूड का है. ओके चलो, तो ये फिनिश हुआ. एनी डाउट? किसी के मन में कोई सवाल पूछ सकते हैं? हाउ आर दे. अच्छा हाँ, ये तो बताया नहीं तुम्हें यार, ये चीज मिस हो गई. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिख लेना यार. देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज मीटेड बाय, कहां लिख दूं मैं? चलो यहां लिख देता हूं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स mediated by pi meson. pi meson एक पार्टिकल है,
पाई मेजॉन। अब देखो होता क्या है ना, तुम लोग यहीं अटक जाते हो कि पाई मेजॉन मतलब कुछ भी मेरे को पता होना चाहिए पाई मेजॉन क्या होता है। भाई नहीं पता कर सकते तुम, क्योंकि किसी को पता नहीं अभी तक कि एग्जैक्टली क्या होते हैं ये, इनका नेचर पता है कि कुछ होता है ऐसा, नाम दे दिया उसका, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स mediated बाय अपने लोग हैं, भारतीय हैं, बोसॉन, सुना होगा ना, बोसॉन साइंटिस्ट थे ना बोस, तो उनके नाम पे ये पार्टिकल को बोसॉन दिया और ये पाई मेजॉन। यस, और कुछ बताओ, अब मुझे लगता है कंप्लीट ही है। एनी डाउट? ओके ठीक है। बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन इज डिफरेंट थिंग। हिग्स बोसॉन वो एक्चुअली बिग बैंग में आते हैं, वो उसके टाइम पे वो क्रिएट हुए थे, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। ये बोसॉन है, ये हिग्स बोसॉन नहीं है, ठीक है, वो अलग है। दो साइंटिस्ट हैं उसमें, हिग्स बोसॉन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ये इस चैप्टर का लास्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो मैं, यस। तो अब इसका ये इस चैप्टर का एक लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। जैसे मैंने यहां पर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर डिस्कस किया, इन द सेम वे देयर आर सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही होगी, वी विल डिस्कस कि नेचर हाउ मेनी लॉज आर देयर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन नेचर। ओके, कुछ लॉज मिलते हैं, मतलब देर आर सम क्वांटिटीज इन द नेचर दैट विल रिमेन कंजर्व, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंजर्व डजंट मीन कि यू कैन नॉट यूज। इफ यू आर कंजर्विंग द नेचर, इट मीन्स यू आर यूजिंग द नेचर, बट यू आर नॉट डिग्रेडिंग द नेचर। पेड़ काटो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को पेड़ नहीं काटेंगे तो बहुत सारी चीज इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, पेपर, बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स, मेडिसिन, तो हमें पेड़ तो कट करना ही है। बट पेड़ को ऐसे कट करना है, अगर मैंने 100 पेड़ लगाया है तो साइकिल में होना चाहिए। अगर 100 पेड़ कट किया तो 100 पेड़ तैयार, रेडी, ऑलरेडी रेडी। सपोज एवरी ईयर वी आर कटिंग 1000 ट्रीज, इट मींस कि एवरी ईयर सेम 1000 ट्रीज इज ग्रोन बाय अस। तो इसका मतलब क्या, मैं पेड़ कट भी कर रहा हूं और पेड़ लगा भी रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज रिमेन कंजर्व, तो दिस इज कंजर्वेशन। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कंजर्व करना है, चलो और देखते हैं। तो कंजर्वेशन में पहला लॉ है, सबको पता है वो, मैं सिर्फ यहां बता दे रहा हूं कितने लॉज होते हैं। नंबर 1 बताओ, लॉज ऑफ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सॉरी नॉट नेचर, एनर्जी। ये तो सबको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो यूनिवर्सल है, विदाउट एनी एक्सेप्शन एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। नंबर 2, दूसरा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होता है, ये तुम मतलब अभी मैं स्टेज, क्योंकि 12th में बस सिखाता हूं मैं, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर टू चार्ज कैरियर, यूनिवर्सल चार्ज कैरियर। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो यहां से, या जैसे मेरे बॉडी से, मैं न्यूट्रल हूं, सपोज मैं न्यूट्रल हूं, इट मींस कि मेरे बॉडी में, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक मैटर एटम से बना है, एंड इनसाइड एवरी एटम देयर इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, तो मेरी बॉडी में जितने एटम हैं, तो
उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो इट मींस कि मेरी बॉडी न्यूट्रल है, इट मींस जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होता है। क्लियर? लेकिन सपोज मेरी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया, यू कैन नॉट टेक प्रोटॉन आउटसाइड, है ना, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा होता है, वहां प्रोटॉन तुम नहीं निकाल सकते। व्हाट यू कैन एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या वो व्हाट यू कैन ऐड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो मेरी बॉडी में इम्बैलेंस आ गया ना, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम, तो मेरी बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। समझा? अगर मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तुमने, इट मींस कि नाउ प्रोटॉन इज लेस, इलेक्ट्रॉन इज मोर, तो मेरी बॉडी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव चार्ज। यही होता है, तो हम बोलते हैं बॉडी इज पॉजिटिव। तो व्हाट इज मीन बाय इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? देखो समझेगा नहीं तो मेरे को बोल देना, ठीक है? ये सारी 12th की बातें मैं जस्ट तुम्हें एक कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है? नहीं भी समझता कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मीन बाय अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट? क्या समझोगे तुम? कि उस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब someone has taken some electron out of that object, उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर? नेगेटिवली चार्ज का मतलब उस ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, नाउ सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट पूरे यूनिवर्स में, सपोज पूरे यूनिवर्स में फॉर एग्जांपल 1000 इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, तो 1000 छोड़ दो, नंबर मत लेते क्योंकि बहुत ज्यादा होगा। तो पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है ना, और वो चार्ज किसके वजह से है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पूरा जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज दैट रिमेन कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। एंड इवन एक आगे टेक्निकल टर्म होगा, आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इट विल नॉट इंटरैक्ट विद एनवायरमेंट, ठीक है? तो बस इतना याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज मतलब नेट चार्ज, मैं लिख देता हूं नेट चार्ज। नेट चार्ज मींस सम ऑफ प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज ऑफ एन isolated system remain constant। दिस, अब आइसोलेटेड क्या होता है? ये छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, इसको समझने के लिए तुम्हें बहुत आगे जाना है, ठीक है ना? बस याद रखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, अब जो और लिखने जा रहा हूं वो भी हम नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक चीज होती है, मोमेंटम तो पढ़ा होगा 9-10 में। व्हाट इज मोमेंटम? कैन यू टेल मी व्हाट इज मोमेंटम? कोई बताएगा? mv। यस, तुम लोग मैंने म्यूट अनम्यूट कर सकते हो ना तुम लोग? यस कर सकते हो। ओके, स्वर, स्वर शाह अनम्यूट करो और मुझे बताओ। स्वर, आवाज आ रही है? स्वर, तुम लोग अनम्यूट अभी नहीं सीखा है क्या? कैसे करते हैं? अभी मैंने प्रोडक्ट ऑफ अलाउ किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ अनम्यूट मास करके तुम बात कर सकते हो मेरे से ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हु इज, कौन है? नाम बताओ। वर्षा। वर्षा, ओके। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बिल्कुल सही है। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। बहुत डिटेल में पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन में अपने को, बट ये होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बट दीज टू आर अनकंडीशनल। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा कंजर्व होते हैं, बट ये कंडीशनल है। क्या कंडीशन है? याद रखो, नेट फोर्स, नेट external force on the system must be zero। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, हमें लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ना है।
तो नेट इफ सपोज देर आर 2-3 ऑब्जेक्ट्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, समझो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे आपस में फोर्स लगा रहे हैं, बट उन दोनों पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो दैट 2 ऑब्जेक्ट्स आर द सिस्टम एंड ऑल अदर आर द एक्सटर्नल ऑफ दैट सिस्टम। समझ में आ रही बात? तो वो 2 ऑब्जेक्ट एक सिस्टम बन गए। इफ देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस दोनों पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इन दैट केस नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ दोज 2 विल रिमेन कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए। एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। समझो एक बॉल इधर से आई, फ्री है, वो बॉल आ रही है, इधर से एक दूसरी बॉल आ रही है, दोनों टकरा गई, ठीक है। तो टकराने से इसने, इस बॉल ने इसके ऊपर हिट किया, तो न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी इसके ऊपर हिट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर। लेकिन ये बॉल और ये बॉल इज अ सिस्टम, मैंने इसको सिस्टम माना कि जस्ट इमेजिन, जस्ट कंसीडर दिस 2 बॉल एज अ सिस्टम। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज इंटरनल फोर्स। समझ में आ रही बात? क्योंकि दोनों एक हो गए ना, दोनों एक ही हैं, मतलब अलग अलग, लेकिन मैंने एक सिस्टम का पार्ट बना दिया। तो इफ वी कंसीडर these two बॉल एज अ सिस्टम, देन फोर्स अप्लाइड बाय these on each other will be internal force। लेकिन बाहर से कोई इन दोनों पे फोर्स लगाया है क्या? नहीं। तो इन दैट केस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड आफ्टर। इसको कोलिजन बोलते हैं, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। टेंशन नहीं, आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नंबर 4 लास्ट, ये भी वही है, मोमेंटम ही है, बट ये थोड़ा अलग है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वो लीनियर था ना, नाउ दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तुमने अभी सिर्फ मोमेंटम पढ़ा होगा 9-10 पे। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंटम, वन इज लीनियर मोमेंटम। अगर इस मार्कर, समझो क्या होता है लीनियर मोमेंटम, अगर इस मार्कर में ऐसे फेंका, सीधा जा रहा है मार्कर, तो इसको क्या बोलेंगे? मास ऑफ दिस मार्कर इनटू वेलोसिटी, तो इसको बोलेंगे द मार्कर हैज लीनियर मोमेंटम, तो इस मोमेंटम को लीनियर बोलेंगे। बट अगर इस समय इस मार्कर को फेंकू ना, मैं यहीं पे घुमाऊं ऐसे, तो ये मार्कर कहीं नहीं जा रहा है, ये अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है ना, लेकिन मोशन तो है ना। बताओ, दिस मार्कर इज इन मोशन और नॉट? यस, दिस इज इन मोशन, बट दिस मोशन इज रोटेशनल मोशन, एंड दिस इज known as translational और linear motion। तो जब ये रोटेशनल मोशन होता है, तो मोशन होगा तो मोमेंटम होगा, लेकिन ये कैसा मोशन है? रोटेशनल। तो रोटेशन को दूसरे नाम से एंगुलर से बुलाते हैं, तो इसलिए कैसा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो इसकी कंडीशन क्या होती है? व्हेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल कंजर्व व्हेन, जैसे वहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहां पे कौन होगा? नेट एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क सुना होगा ना, टॉर्क फोर्स जैसा ही होता है, फोर्स का काम चलाना होता है, फोर्स का काम चलाना होता है, टॉर्क का काम घुमाना होता है। ओके, रोटेशन का काम टॉर्क, टॉर्क कैन रोटेट, फोर्स कैन नॉट रोटेट। ओके, नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम इज 0। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर रिलेशन ऑल्सो बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स, वो हम बाद में देखेंगे क्या रिलेशन है क्या। बस सीधी सीधी भाषा में समझो, टॉर्क का काम घुमाना, फोर्स का काम चलाना। लीनियर मोशन बिकॉज ऑफ फोर्स, रोटेशनल मोशन बिकॉज ऑफ टॉर्क। बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन द मोमेंटम इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, बिकॉज ऑफ रोटेशन द मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। यहां पे टॉर्क 0 होना चाहिए, यहां पे नेट एक्सटर्नल, दोनों में नेट एक्सटर्नल, ये वर्ड कॉमन है, नेट एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल, बट हियर इज फोर्स एंड हियर इज टॉर्क। ओके, टेम्पररी। हाँ, कोई बोलना चाहता है कुछ? प्लीज रिपीट। ओके, सुनो फिर से।
मैंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक लीनियर मोमेंटम है, एक दूसरा एंगुलर। तो अगर समझो, देखो ये तुम्हें ना बुक में, मैंने बोला ना फिजिक्स बुक में होती नहीं है, अपने आसपास। और मेरा पर्पस फर्स्ट डे से सिर्फ यही है कि जस्ट ट्राई टू लुक अराउंड योरसेल्फ, लुक अराउंड यू, तुम्हें फिजिक्स मिलेगी। बुक में जाओगे कभी समझेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि न्यूटन ने भी फिजिक्स कहां सीखी थी? पेड़ के नीचे सीखी थी ना। तो अपने लोग पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, बट घर में बैठ के कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। तो क्या सीखा कि भाई इसको मैं सीधा भेज सकता हूं, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है, दिस इज लीनियर मोशन। एंड जहां मोशन होता है ना, वहां मोमेंटम होता है। डेफिनेशन ही मोमेंटम की होती है। मोमेंटम इज नथिंग बट टू क्वांटिफाई क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी, कितना मोशन है, बोलते ना क्वांटिटी ऑफ मास इज मास, केजी। जैसे 4 kg ज्यादा मास, 2 kg कम मास। इन द सेम वे मोमेंटम इज द क्वांटिटी दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट क्वांटिटी ऑफ मोशन। जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा मोशन। तो समझो यहां पे भी मोशन है, तो इट मींस मोमेंटम है। लेकिन ये मोशन कैसा है? लीनियर। तो ये कैसा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फोर्स का काम चलाना है। जैसे ये छोड़ दूं तो नीचे जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो फोर्स लगा है, फोर्स क्या करता है? चेंज, लीनियर मोशन को चेंज करता है। इन द सेम वे अगर मैं इसको नीचे नहीं फेंका, इधर घुमा रहा हूं, जैसे फैन घूमता है ना, हमारे रूम में फैन रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन का काम टॉर्क का है, ओके। बट जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क, वो हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है यार, वो अलग, टेंशन मत लो। बट जब एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। and net external force on the system is zero, it means कि net linear momentum of the system is zero. Clear? ठीक है, चलो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूं। यस, तो ये फिनिश हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। was an important chapter actually, not in terms of marks, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए, बट फिजिक्स को समझने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को कनेक्ट करने के लिए ये जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, बुक में फिजिक्स नहीं मिलेगी तुम्हें। डोंट ट्राई टू रीड, है ना, फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट, डोंट ट्राई टू रीड। स्टडी करने की कोशिश करो, है ना, रीड मत करो। अभी तक करते आए हो डेफिनेशंस, मेरे को डेफिनेशन चाहिए ही नहीं कि तुम मेरे को बुकिश डेफिनेशन बता दो, नहीं यार, वो हर किसी की लैंग्वेज हो सकती है ना। आई कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन माय ओन लैंग्वेज। पॉइंट इज दैट कि द थिंग मस्ट बी करेक्ट। जो मैं बोलूं वो सही बोलूं, है ना। क्या बोल रहा हूं फर्क नहीं पड़ता, मेरा लैंग्वेज गलत हो सकता है यार, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो करेक्ट बोल रहा हूं। मैं जो सोच रहा हूं वो करेक्ट सोच रहा हूं। जो मैं अप्लाई कर रहा हूं मैं करेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो ये मोटिव होना चाहिए हमारा। और ये मोटिव हमारा कैसे सॉल्व होता है? जब हम उस सब्जेक्ट में सोचते हैं क्या यूटिलिटी है, क्यों पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ, व्हाई, क्यों पढ़ना है। I can give you more than 1,000 answers, reasons why we should read physics. Why physics is so much important for us, है ना? And but you should answer yourself, okay? तो धीरे धीरे पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो, ये हैबिट को बिल्कुल छोड़ो। मैं सिखाता ही रहूंगा तुम्हें। समझ लो मेरे दिमाग में, मैं क्लास में आता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होती है कि तुम्हारे अंदर क्या चेंज करना है। तो मैं जस्ट आई वांट दैट कि जस्ट टू मेक यू एबल टू मिनिमाइज यूज ऑफ योर मेमोरी। मेमोरी का यूज कम करो, लॉजिक का यूज बढ़ा दो। मेमोरी का रोल है, मैंने बताया था पहले, विदाउट मेमोरी आई कैनॉट एग्जिस्ट यार। मेरी आइडेंटिटी मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया है कि मेरा नाम ये है, मैं माय मॉम डैड्स इज दिस, ऐसा, तब तो मेरे को पता है ना। तो मेमोरी का एक यूज है, लेकिन वो कॉमन लोगों के लिए। जब हम एक हायर लेवल पे बात करते हैं तो वी शुड ट्रस्ट, वी शुड यूज अवर रीजनिंग पावर, पावर ऑफ रीजन, ठीक है। तो उसको यूज करने की कोशिश करो, वो हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट फुल फ्लेज्ड मैथ्स। आज मैंने सोचा था बट आज थोड़ा डिटेल में हो गया ज्यादा, तो नेक्स्ट क्लास से मैं मैथ्स स्टार्ट करूंगा। और टेंशन फिर से नहीं लेनी है मैथ्स की, ओके। और किसी को डाउट है पूछो, अदरवाइज मैं एंड करूं। एनी डाउट? नेहा, नेहा, एनी डाउट?
नो सर, ओके, ठीक है फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है, करते हैं, ओके, थैंक यू।